जय हिंद सभी प्यारे साथियों को। मैं राहुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस यूपी पर। जैसे कि हम सभी लोग संविधान में प्रस्तावना पढ़ रहे थे और प्रस्तावना में हम लोगों ने पढ़ लिया था जनमत संग्रह, यानी कि जो लोकतंत्र होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। इसके विषय में हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। और इसी के आगे आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता के पास चार शक्तियां दी जाती हैं। कौन कौन सी होती है? पहली होती है पहल, दूसरी क्या थी? जनमत संग्रह, जो राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों होता है, और एक क्या था? वापस बुलाना, रिकॉल। तो यहां तक हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज हम लोग यहीं से आगे शुरुआत करेंगे, ठीक है। यहीं से अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की अगर बात करें तो अप्रत्यक्ष जो लोकतांत्रिक देश की जो जनता होती है, ठीक है, अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक देश की जो जनता होती है ना तो शासन व्यवस्था में भाग लेती है, ठीक है, और ना ही अपने प्रतिनिधियों पर अंकुश लगाती है। जैसे कि भारत, सब आज की डेट में जैसे एग्जांपल क्या है? भारत। क्या भारत की जो जनता होती है या डायरेक्ट राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है? नहीं लेती है, ठीक है। प्रधानमंत्री के चुनाव में भाग लेती है? नहीं लेती है। मुख्यमंत्री के चुनाव में भाग लेती है? नहीं लेती, ठीक है। हम लोग विधायक और सांसद चुनकर भेजते हैं और वो लोग मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो ये होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। तो ये चीजें आपके समझ में आ गई, पिछली क्लासों में भी पढ़ लिया था। बढ़ते हम लोग आगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र न होने के कारण क्या है, कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जो सबसे बड़ा कारण, पहला कारण है अत्यधिक जनसंख्या, ठीक है। भारत में इतनी ज्यादा जनसंख्या है जिसकी वजह से प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो विशाल भूभाग, ठीक है। तीसरा है अनेक धर्म। चौथा है अनेक जाति, अनेकों भाषाएं। इतनी सारी विविधताएं जो है भारत के अंदर अलग अलग प्रकार से सबको प्रेरित करती हैं। मान लो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जारी कर दिया जाए तो लोग अपने धर्म, अपने जाति, अपनी भाषा को बढ़ावा देंगे, उसी को और झुकाव महसूस करेंगे। इसीलिए भारत में हम लोगों ने कैसा, भारतीय संविधान में कैसे लोकतंत्र की बात की गई है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात की गई है। यह बात आपको समझना है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे न्याय। क्या पढ़ेंगे? न्याय। न्याय कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो प्रस्तावना में जो है, ठीक है, प्रस्तावना में तीन प्रकार के न्याय की बात की गई है। कौन कौन से हैं? पहला न्याय है सामाजिक न्याय, दूसरा है आर्थिक न्याय, और जो तीसरा है वो है राजनीतिक न्याय। ये तीन प्रकार के, अगर पूछा जाए आपसे, आपसे पूछेगा कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है, तो मेरे भाई आपको याद रखना है तीन प्रकार के न्याय की बात की गई है और तीनों प्रकार के न्याय दिए हुए, और यह तीनों प्रकार के न्याय रूस की क्रांति से संबंधित है, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, 1917 में हुई थी, ठीक है। आपसे पूछे जो प्रस्तावना में हमारे यहाँ तीन प्रकार के न्यायों का उल्लेख मिलता है, कहां से प्रेरित है, तो यह रूस की क्रांति से प्रेरित है। इस बात को भी याद रखना है। आगे हम लोग इन तीनों एक एक न्याय के विषय में अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला क्या था? राजनीतिक न्याय। तो क्या है? राजनीतिक, सामाजिक न्याय दिया हुआ है, ठीक है। पहला न्याय कौन सा था? सामाजिक न्याय, ठीक है। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक न्याय। क्या होता है सामाजिक न्याय, ठीक है, इसके विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले मनुष्य, कहा गया है सामाजिक न्याय में कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसका विकास समाज में रहकर होता है, ठीक है। अगर मनुष्य समाज में रहेगा तो उसका निर्माण और अच्छे अच्छे चीजें उसके दिमाग में आएंगी और अच्छा उसके जीवन में बदलाव भी आएगा। सामाजिक न्याय के तहत समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, जैसे धर्म, जाति, लिंग, ठीक है, भाषा, क्षेत्र आदि के आधार पर, ठीक है। ये सारी चीजें दी गई हैं, इनके आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये सामाजिक न्याय के खिलाफ। तो आप कहेंगे धर्म क्या होता है? धर्म क्या होता है? मान लो किसी गांव में या किसी क्षेत्र में किसी धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं, तो जिस धर्म के लोग कम है उसके ऊपर बहुत क्रूरता का कभी काम करते हैं, ऐसा आपको देखने को और सुनाई देने को मिलेगा। दबदबा उसी का होता है जिस धर्म के लोग जिस क्षेत्र में ज्यादा रहते हैं उनका दबदबा ज्यादा होता है। अगर बात हम करें जात की, अगर हम बात करें जात की, तो हर गांव में जातिवाद आपको देखने को मिलेगा। जिस जाति के लोग जिस गांव में ज्यादा रहते हैं, कम जाति वालों को कहो तो खेत चरा लें, कहो तो रास्ता है जो है रास्ता में घेर लें, कहो तो घर में दरवाजा तोड़ दे। क्यों? क्योंकि उस जाति के लोग ज्यादा हैं तो कम वाले को परेशान करने का काम करते हैं, ठीक है। और जाति का किस प्रकार से, हालांकि आज की डेट में चीजें कम हो गई हैं, छुआछूत, ऊंच नीच को लेकर भी लोग बहुत ज्यादा
अगर एससी कैंडिडेट है, नीची का पिछड़े वर्ग से आता है, तो जनरल वाले आदमी के साथ नहीं बैठ सकता, लेकिन संविधान में इस चीज को हटाने का प्रयास किया गया है और ऐसा करने वाले के साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये बात कही गई है। अगर बात लिंग की करें, तो इसका तो उदाहरण बहुत सारे हैं लिंग, ठीक है। जैसे कि मान लिया जाए कि अगर एक घर में बेटी का जन्म होता है या बेटे का होता है, अगर घर में एक बेटे का जन्म होता है तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लड्डू और की बौछार करवा देते हैं। लेकिन अगर घर में एक कन्या का जन्म होता है, एक बेटी का जन्म होता है, तो लोगों का चेहरा एकदम मुरझा जाता है, ठीक है, चेहरा एकदम सूख जाता है कि नहीं? आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, ऐसा है कि नहीं? लड़के के जन्म होने पर लोग खुश होते हैं, लड़की का जन्म होता है तो थोड़ा सा चेहरे में उदासी होती है, थोड़ा सा चेहरे में जो है रौनक कम पड़ जाती है। बात सही है कि? अगर आप कह रहे नहीं है तो सुनिएगा, अगर घर में एक लड़का है और एक लड़की है, लड़के को पढ़ने के लिए लोग दिल्ली, इलाहाबाद और कोटा, बड़ी दूर दूर बड़े बड़े शहरों में भेज देते हैं। क्या एक लड़की को भेजते हैं? ऐसा नहीं कि सभी लोग नहीं भेजते, कुछ लोग भेजते भी हैं, लेकिन लड़कों की अपेक्षा लड़कों को आज भी पढ़ने के लिए बाहर कम भेजा जाता है। वहीं पर और देखें, मान लो एक लड़का है, वो फोन चला रहा है, फोन में बात कर रहा है, तो उसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं होती है। लेकिन अगर एक लड़की के फोन में किसी का फोन आ जाए तो तुरंत घर वाले कहते हैं कि किसका फोन है, कौन है। यानी कि आज भी देखा जाए तो लड़कियों को लड़कों की अपेक्षा छूट नहीं है, यानी लड़कों पे लोगों को भरोसा ज्यादा है, तो लिंग को लेकर भी लोग भेदभाव करते हैं, ठीक है। आगे बात करें रंग रूप का, तो रंग रूप का भी आजकल समाज में, आजकल क्या, हमेशा से रंग रूप को लेकर भी भेदभाव किया गया है। जैसे कि मान लो लोग क्या करते हैं, अपना बेटा है या अपने घर में कोई है, अगर मान लो पड़ोस में कोई लड़का है थोड़ा सा सांवला हो जाए तो लोग कलुआ कलुआ कहकर बुलाने लगते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अगर थोड़ा सा लड़का सांवला हो जाए तो लोग कलुआ कलुआ तो रंग कहकर पुकारने लगते हैं। कारण क्या है? यही तो है रंग रूप का भेदभाव। तो अगर ऐसा किसी के साथ भेदभाव हो तो आप हमारे पास फोन करिएगा, आपको न्याय दिलाने के लिए आपका भाई आपके साथ खड़े रहेगा। तो रंग रूप को लेकर आज कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये बातें समझ में आ रही है? जैसे कि आगे क्या दिया गया, भाषा के आधार पर भी भेदभाव देखने को आपको मिलता है। जैसे कि यूपी बिहार वाले अगर महाराष्ट्र वगैरह में जाते हैं तो वहां पे इनको लोग भैया कहकर पुकारते हैं, और भैया लोग खतरनाक होते हैं, इसलिए इनको कोई अपने यहाँ रूम देने को राजी नहीं होता है। तो हालांकि हो सकता है हम लोगों से पहले किसी ने वहां पे कुछ गलत किया हो, लेकिन हम लोग तो अच्छे इंसान हैं। लेकिन भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर हमारे साथ भी भेदभाव होता है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आपको याद रखना है, सामाजिक न्याय के तहत धर्म को लेकर, जाति को लेकर, लिंग को लेकर, रंग रूप को लेकर, ठीक है, भाषा को लेकर, क्षेत्र को लेकर, इन चीजों पे आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो रंग रूप वाले परेशान होने की जरूरत नहीं है, या रंग रूप को लेकर जो लोग परेशान हैं इनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सरकारी पढ़िए, सरकारी नौकरी लीजिए। अब आपको लोग कलुआ नहीं चॉकलेटी बॉय भी बोलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना होगा, सरकारी नौकरी लेनी होगी, फिर आप कलुआ नहीं रह जाएंगे, आप चॉकलेटी बॉय कहलाएंगे। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, मेहनत करिए, मेहनत में दम होती है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे आर्थिक न्याय की। आर्थिक न्याय की, तो जैसे कि संपदा और आय के आधार पर समानता, ठीक है। सार्वजनिक संपत्ति सब में समान रूप से वितरित की जाएगी। सरकार धन का बंटवारा या योजनाएं सबको ध्यान में रखकर करेगी, ये बात कही गई है। आर्थिक में कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि सड़कें बनवाई जाती है तो क्या कभी कहा जाता है इसमें सिर्फ विधायक ही चलेंगे, कोई गरीब नहीं चल सकता? नहीं, अगर विधायक जिस सड़क में जा सकते हैं, गांव का कोई बड़ा इंसान, गांव का मुखिया अगर जा सकता है, गांव का प्रधान जा सकता है, तो उसमें आम इंसान भी उस सड़क से जा सकता है। अगर बात करें अस्पताल की, तो ऐसा तो नहीं है कि जो अस्पताल है उसमें सिर्फ बड़े लोगों का इलाज होगा, हर इंसान का इलाज होगा, तो सबके लिए एक जैसी योजनाएं हैं। बैंक हो, ऐसा तो नहीं है बैंक में जो है कि सिर्फ सरकारी खाता ही खोले जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर में खाता नहीं खोले जाएंगे, तो सबके खाता खोले जाएंगे, सबका जो है। विद्यालय ऐसा तो नहीं है सिर्फ जिनके पास पैसा है, जो लोग लखपति करोड़पति, उन्हीं के बालक पढ़ेंगे, उन्हीं के बच्चे पढ़ेंगे, गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ेंगे। तो सबके लिए सड़कें, अस्पताल, बैंक, विद्यालय, ये जो भी चालू किए जाते हैं ये सबको ध्यान में रखकर किए जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे बात करेंगे हम राजनीतिक न्याय की, ठीक है। आज हम आगे बात करेंगे राजनीतिक न्याय की। अगर राजनीतिक न्याय के विषय में देखें तो सभी को अपने योग्यता के अनुसार चुनाव लड़ने का अधिकार है, ठीक है। सबसे पहला, जिस हिसाब की आपकी योग्यता है उस हिसाब से आप चुनाव लड़ने का अधिकार आपको संविधान हमारा देता है, ठीक है।
और सभी को मतदान करने का अधिकार है। ऐसा तो नहीं आपको मतदान नहीं करने दिया जाएगा, सभी को मतदान करने का अधिकार है। और हाँ, एक चीज याद रखनी है जो कई बार पूछा गया है, मतदान की आयु जो है पहले 21 वर्ष थी, जिसे घटाकर 61वें संविधान संशोधन के तहत 1988-89 में के तहत 18 वर्ष कर दी गई, जिस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। क्या याद रखना है आपको? इतना लंबा है, आप शॉर्टकट में समझिए। जो हमारे मतदान देने की आयु है पहले 21 वर्ष हुआ करती थी, अब क्या हो गई है? अब हो गई है 18 वर्ष। कितनी हो गई है? 18 वर्ष। अगर पूछा जाए किस संविधान संशोधन के तहत? 61वें संविधान संशोधन के तहत। अगर पूछा जाए कब, तो याद रखना 1988-89 में। ठीक है, किसने कर दिया था? उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा ये एज घटाकर 21 से 18 साल लाई थी। उन्होंने बताया 18 साल में बालक मिच्योर हो जाता है, वो अच्छे बुरे की पहचान कर सकता है और अपना निर्णायक मत दे सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये बातें बहुत अच्छे से आपके समझ में आ रही होंगी। हाँ हाँ, स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता, अगर बात करें स्वतंत्रता, ठीक है, एक शब्द आता है संविधान में प्रस्तावना में स्वतंत्रता। तो मैं आपको बता दूं स्वतंत्रता जो होती है 5 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी स्वतंत्रता? ठीक है, सबसे पहले देखेंगे नंबर 1, विचार की स्वतंत्रता। विचार सबके अपने अपने होते हैं, आपको किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, कौन अच्छा है, कौन गलत है, अपना मत, जो भी तुम्हारा विचार है आप अपना विचार दे सकते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे दूसरी स्वतंत्रता किसकी है? अभिव्यक्ति की। ठीक है, अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति क्या होती है? अभिव्यक्ति सभी लोग बताएंगे। अभिव्यक्ति जो होती है, अपनी अभिव्यक्ति आप जाहिर कर सकते हो कई प्रकार। ठीक है, कई प्रकार से आप अपनी अभिव्यक्ति जाहिर कर सकते हो, जैसे कि सबसे पहले बोलकर। कैसे? जैसे कि आप बोलकर, ठीक है, बोलकर, जैसे हमें आपसे कोई बात कहनी है तो आप अपने अभिव्यक्ति जाहिर कर सकते हो। अगला बात आपकी माने ना माने ये उसके विचार पे डिपेंड है, उसका क्या विचार है हमें नहीं पता है, लेकिन आपकी अभिव्यक्ति है, आपके मन में कोई बात चल रही है, काफी दिन से आप चाह रहे हो कुछ कहना, तो आप कह सकते हो, इसके लिए आपको संविधान स्वतंत्रता देता है। ठीक है, फिर और किस प्रकार से? तो एक तो डायरेक्ट आपने बोल दिया, दूसरी अभिव्यक्ति क्या है? लिख कर। लिख कर, मान लो कि कोई बात है हम नहीं कह सकते तो हमने लिखकर बता दिया, या हो सकता है हम गूंगे हो, हम बोल नहीं सकते, तो अपने अभिव्यक्ति कैसे जाहिर कर सकते हैं? लिखकर जाहिर कर सकते हैं। तो 2 प्रकार के हो गए। तीसरा, तीसरा आप गाकर भी तो कह सकते हो, गाकर भी तो कह सकते हो। ठीक है, गाकर भी अपने अभिव्यक्ति जाहिर कर सकते हो। कैसे? कैसे जाहिर कर सकते हो? जैसे कि मान लो ये खिड़की, ठीक है, आपका घर है यहाँ पे और यहाँ पे किसी का पड़ोस वाले का घर। ठीक है, मान लो कि बीच में रोड है और रोड के उस पार आपका घर है और रोड के उस पार किसी दूसरे का घर है। ठीक है, और यहाँ पर कोई लड़की रहती है। ठीक है, आप मने मन उसको देख रहे हैं, चाह रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो आप उससे कह सकते हो ना गाकर। क्या बोल सकते हो? तो गाकर कैसे बोलोगे उससे? वो सॉन्ग सुना होगा ना, मेरे सामने वाली खिड़की पर एक चांद सा चेहरा रहता है ना? ये बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो? या ये भी बोल सकते हो, मान लो किसी को आपको चिढ़ाना है, कोई आपका दोस्त है और उसे आपको चिढ़ाना है, तो आप ये भी तो बोल सकते हो कि मेरे सामने वाली खिड़की में एक कलुआ सा लड़का रहता है ना? तो ये भी बोल सकते हो। तो ये किसके लिए? आपने जो गाकर सुनाया है ये आपकी अभिव्यक्ति है, लेकिन जैसे आपने कहा मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा चेहरा रहता है, तो किसी के लिए प्रयोग किया गया ना, चांद सा चेहरा रहता है, यानी किसी के लिए चांद से तुलना आप कर रहे हो, तो सामने वाला समझ जाएगा। ठीक है, अगर उसको, ठीक है, अगर उसने इग्नोर कर दिया तो कोई बात नहीं, अगर उसने जरा सा भी ईगो या अपने ऊपर ले लिया तो फिर तुम्हारी पिटाई भी संभव है। ये बात को भी याद रखना है। तो आपकी अभिव्यक्ति जो है, अभिव्यक्ति आप अपनी गाकर भी बता सकते हो। ठीक है, नाच कर भी अपने अभिव्यक्ति जाहिर कर सकते हो। ठीक है, देखा है कभी ऐसे ऐसे करके लोग डांस किया करते हैं, उंगलियों से, हाथ से, पैर से। आप एक वीडियो भी देखे होंगे, बहुत वायरल हो रहा था, एक लड़का डांस कर रहा था और एक किसी को अपना नंबर बता रहा था। कैसे? पहले पहले कैसे बता रहा था? आप लोगों ने देखा होगा, पहले ऐसे कर रहा था, ठीक है, यानी 9, ठीक है, 2, डांस भी कर रहा था 3, ऐसे करके, यानी आप डांस करते हुए, तो वहां पे आपको कोई कुछ कह भी नहीं सकता है, आप तो अपना डांस कर रहे हो, और जिसको समझना है वो आपकी अभिव्यक्ति को समझ जाएगा। ठीक है, तो आप नाच कर भी, इशारा करके भी, ठीक है, इशारा करके भी, जैसे दोस्त को बुलाना होता है ऐसा इशारा करते हो ना, कैसे? ऐसे इशारा करते हो, या कुछ भी कोल्ड ड्रिंक पीना है, बस समझ गया, तो इशारा करके भी अपने अभिव्यक्ति जाहिर कर सकते हो, या चित्र बनाकर भी अपनी, देखा होगा आपने स्कूल वगैरह में सब छपे रहते हैं, सब पढ़े सब बढ़े सर्व शिक्षा अभियान, बहुत सारे चित्र बनाकर भी लोग अपनी अभिव्यक्ति जाहिर कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें विश्वास की। ठीक है, अगर बात करें हम विश्वास की, ठीक है, तो विश्वास भी बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है, अगर आपको जिसके ऊपर विश्वास करना है कर सकते हैं, नहीं करना है नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीजों की स्वतंत्रता आपको प्रस्तावना में यानी संविधान में कही गई है।
धर्म की स्वतंत्रता है, आप जिस धर्म को चाहें, जैन धर्म को मानना चाहे, बौद्ध को मानना चाहे, इस्लाम धर्म को मानना चाहे, हिंदू धर्म को मानना चाहे, इस्लाम धर्म को मानना चाहे, ईसाई धर्म को मानना चाहे, दुनिया में जितने भी प्रकार के धर्म हैं, जिस धर्म को आप मानना चाहते हो उस धर्म को मानने के लिए आपको कोई बाध्य नहीं करेगा, कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। जिस धर्म को मानना चाहो आप स्वेच्छा से अपना सकते हो, मान सकते हो। उपासना, पांचवी स्वतंत्रता जो हमको दी गई है, उपासना, ठीक है। पूजा पाठ की स्वतंत्रता, उपासना समझ सकते हो, उपवास व्रत रहते हो, जैसे कि कोई सोमवार को व्रत रहता है, उपवास रहता है, कोई मंगलवार को रहता है, बजरंग बली का भक्त है, कोई बृहस्पतिवार को है, कोई शनि भगवान का भक्त है, सारे लोग अलग अलग दिन जो है अपना क्या रहते हैं, व्रत रहते हैं, फास्ट रहते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए स्वतंत्रता आपको किसने दी है, आपके संविधान ने आपको स्वतंत्रता दी है। आप चाहो तो अपना जो है उपवास रख सकते हो, ना चाहो तो नहीं रख सकते हो, जिस देवी देवता की पूजा करना चाहो कर सकते हो, ना करना चाहो नहीं कर सकते हो, कोई आपसे जबरदस्ती नहीं है। तो ये 5 चीजों की आपको जो है प्रस्तावना में स्वतंत्रता दी। आपसे पूछेगा प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, तो 5 प्रकार की। और 5 कौन कौन से हैं? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, इन सब की स्वतंत्रता हमें संविधान देता है। उम्मीद है ये सारी चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। आगे बात करेंगे, ठीक है। हाँ, जैसे जैसे कि हम लोगों ने एक पढ़ा था राजनीतिक न्याय, ठीक है। राजनीतिक न्याय, जैसे कि अपनी योग्यता के अनुसार हमने बताया था चुनाव लड़ने का अधिकार है, ठीक है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, ठीक है। तो अगर मान लिया जाए, कि आपको चुनाव लड़ना है, आपको चुनाव लड़ना है, और चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है, चुनाव लड़ने के लिए आप आएंगे और आपको चुनाव जीतना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? अपने अभिव्यक्ति के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार कुछ ना कुछ तो वादा करेंगे जनता से। तो आप क्या करेंगे चुनाव जीतने के लिए? चुनाव जीतने के लिए क्या करेंगे? ये बहुत सारे ढेर सारे वादा कर लिया, ठीक है। मान लो आप ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ रहे हो और यहाँ पे ढेर सारे वादा कर लिया कि अगर हम प्रधान बन गए तो हर घर में शौचालय होगा। शौचालय आज की डेट में इसको हमारे जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसे इज्जत घर कहा जाता है, ठीक है। ये सारी बातें याद रखना है, ठीक है। शौचालय देंगे, अगर हम प्रधान बने तो सबको पूरे ग्राम सभा में, पूरे गांव में आवास दिए जाएंगे, पक्की सड़कें होंगी, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाएगा, जल होगा, यानी पानी की टंकी वगैरह सब लगवा दी जाएंगी, गांव के बाहर एक पुलिया होगी और उस पुलिया पे बैठ के सारे लोग माहौल बनाएंगे, सही है ना। उस पुलिया पे सारे लोग बैठकर माहौल बनाएंगे कि तुम कब आओगे, है ना, तुम कब आओगे, इंतजार किया करते हैं लोग पुलिया पे बैठ के। तो आप प्रधान बने तो आपने कहा हम गांव में पुलिया बनवा देंगे, तो गांव के जितने भी बच्चे हैं कहा बहुत बढ़िया प्रधान जी हैं, डाल दो सारी वोट प्रधान जी के उसमें, ठीक है। आगे बैंक होगी, विद्यालय बनवा देंगे, ठीक है। बहुत सारे वादा कर रहे हो, अस्पताल खुलवा देंगे, सब्जी मंडी होगी, खेल का मैदान होगा, सौर ऊर्जा, बिजली की व्यवस्था होगी। तो जनता एकदम खुश हो गई कि वाह भाई बहुत अच्छे प्रधान जी हैं, इनसे अच्छा प्रधान हमें मिल ही नहीं सकता। तो आपने इतने सारे वादा किए और वादा करने के बाद आप चुनाव जीत लिए। इस सारी चीज वादा करने की, ये सारी छूट हमको कौन दे रहा है? विचार, अभिव्यक्ति, यही तो सारी छूटें दे रहा है हमारा संविधान। तो उम्मीद है ये तीनों न्याय आपके समझ में आए होंगे, ठीक है। उम्मीद है ये तीनों न्याय आपके समझ में आ गए होंगे अच्छे से। क्या है तीनों न्याय? सबसे पहला था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये तीनों न्याय आपके समझ में आए कि नहीं आए? अगर किसी को अभी यहाँ पे समस्या हो तो आप बताएं, कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।